आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है, आपसे जुड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और इसी के साथ आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रूम की स्ट्रॉन्ग फाइट पश्चिम बंगाल में। बीती रात कैसे स्ट्रॉन्ग रूम में लड़ाई हुई और यहां जहां ईवीएम्स रखी जाती है, क्या चुनाव की काउंटिंग से पहले सबसे बड़ी लड़ाई पश्चिम बंगाल में नजर आने वाली है। आज ये खबर आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कैसे जबलपुर में मौत का क्रूज दिखा, कैसे क्रूज ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए जो कभी नहीं भरने वाले हैं। पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां मां बेटे की लिपटी हुई तस्वीर ने सबको झकझोर कर रख दिया। आज मौत के इस क्रूज की खबर आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि लापरवाही किसकी थी। इसी के साथ आपको यह भी दिखाऊंगी कि 1 मई आई महंगाई, क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में यह बढ़ोतरी और ज्यादा होगी और इसका असर कैसे आपके घर पर पड़ रहा है। क्या पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ने वाले हैं, आज इस पर भी बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल। मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है। बताइए, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। टीएमसी की इतनी बड़ी वैन वहाँ क्या कर रही है? हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे, हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे। बौखला गए हैं जैसे ही पता चला कि सारी मशीन में जो बीजेपी के बटन थे वो दब दब के घिस गए हैं और इनके नए के नए रह गए। और पश्चिम बंगाल की लड़ाई कैसे बड़ी होने वाली है आपको दिखाऊं, उससे पहले जो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। कल ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम पहुंची थी, आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। बड़ी खबर यही है, टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केवल केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे दी है। अब ये याचिका कोलकाता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसमें कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस को राहत देने से इनकार कर दिया था। तो इसीलिए टीएमसी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राहत देने से मना किया, अब टीएमसी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। तो कल ममता बनर्जी धरना दे रही थी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर, आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है चुनावी ड्यूटी को लेकर। और आपको बताती हूं कि कैसे 4 मई जब काउंटिंग का दिन है, उससे पहले क्या ये लड़ाई यानी ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी और बड़ी होने वाली है। कि ये लड़ाई अगर बड़ी होगी तो इसका सीधा मतलब क्या होगा, 4 मई सरकार जिसके भी बनेगी, लेकिन उससे पहले क्या पश्चिम बंगाल में फुल ड्रामा दिखने वाला है। क्योंकि बीती रात यही हुआ है। बीती रात जो तस्वीरें आई उसके बाद ममता बनर्जी ने किस तरह से धमकी दी और ये बता दिया कि उनके कार्यकर्ता कैसे हर जगह मौजूद हैं। ये भी आपको दिखा देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ममता बनर्जी कल देर रात स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहुंची। स्ट्रॉन्ग रूम क्या, यानी जहां ईवीएम्स रखी रहती है वहां पहुंची और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि अगर काउंटिंग को लूटने की कोई कोशिश करेगा तो मेरे एक इशारे पर 10,000 लोग यहां पर पहुंच जाएंगे। और 10,000 लोग पहुंच जाएंगे यानी ममता बनर्जी सीधे सीधे क्या धमकी दे रही है, 10,000 कार्यकर्ता 1 मिनट में पहुंचेंगे पूरे पश्चिम बंगाल को। कैसे बदल सकती है टीएमसी, जरा सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही है। और तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। तो ममता बनर्जी ने जो 10,000 लोगों के 1 सेकंड में खड़े कर देने वाली धमकी दी है, आपको बताऊं उससे पहले हुआ क्या था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बंगाल में आधी रात को बवाल हुआ है। बंगाल में देखिए कैसे बंगाल पुलिस खड़ी हुई है और उनके सामने टीएमसी के कार्यकर्ता थे, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता उस स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जम गए जहां उन्होंने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है। तो ये तस्वीरें बीती रात आई। अब एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूं।
ये तस्वीर भी देखिए, क्योंकि यहां आप देख पाएंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं वहां से अंदर जाने की कोशिश करते नजर आते हैं। भारी बारिश हो रही थी कोलकाता में, लेकिन उस बारिश के बीच देखिए कैसे सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि यहां आप नहीं आ सकते। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि अंदर छेड़छाड़ हो रही है। तो बंगाल में ईवीएम को लेकर आधी रात में बड़ा बवाल हुआ। टीएमसी ने पहले स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इसके बाद टीएमसी के नेता दल बदल के साथ कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम दल बल के साथ पहुंच गए। अब देखिए किस तरह से वहां बवाल हुआ। टीएमसी नेता कुणाल घोष, शशि पांजा सब वहां स्ट्रांग रूम में पहुंचे थे और इसी तरह से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे। अब यहां नेताजी इंडोर स्टेडियम में चुनाव आयोग ने ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम बनवाया था। टीएमसी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम की सील तोड़कर पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की गई। टीएमसी ने ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश का भी आरोप लगाया। तो आपको यह भी बताऊं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल में कैसे बवाल देर रात हुआ है, उसके बाद की ये तस्वीरें आई। अब कुछ इस तरह की तस्वीर रात को सामने आई क्योंकि ममता बनर्जी देर रात काउंटिंग सेंटर पहुंची और वहां शेखावत मेमोरियल स्कूल में काउंटिंग सेंटर में पहुंच गई। काउंटिंग सेंटर में घुसने से उन्हें रोका गया। फिर ममता बनर्जी ने नियमों का हवाला दिया, तब जाकर उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि नॉर्थ कोलकाता जहां वो पहले पहुंची थी वहां की वो उम्मीदवार नहीं है और जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ उम्मीदवार ही जा सकते हैं। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया कि वो कैसे पहुंच गई। तो शुवेंदु अधिकारी के जो एजेंट हैं इंद्रनील, वो भी पुलिस से कहासुनी करके अंदर पहुंचे। शुवेंदु के एजेंट भी स्ट्रांग रूम में पहुंच गए। तो सिर्फ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके एजेंट्स को ही अनुमति होती है, इसीलिए ये दोनों आमने सामने बैठ गए। ममता ने 4 घंटे तक ईवीएम की निगरानी की और शुवेंदु के एजेंट भी ममता के सामने उसी तरफ बैठे रहे। भवानीपुर में ममता और शुवेंदु के बीच टक्कर है, लेकिन कल बीती रात 4 घंटे तक ममता बनर्जी ईवीएम्स के सामने कुछ इसी तरह से धरना देते रहे। अब काउंटिंग सेंटर में 4 घंटे तक ईवीएम की निगरानी करने के बाद ममता बाहर निकली तो ये तस्वीरें आई। बाहर मीडिया और समर्थकों का हुजूम था। काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलने के बाद ममता ने ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया और बता दिया कि आखिर रात को वो काउंटिंग सेंटर क्यों पहुंची और बीजेपी कर क्या रही है, उनके आरोप क्या थे, जरा सुनिए। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाएंगे और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाल को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन as per our election rules, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room, but outside at the door of sealed room. तो ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी कह रही है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ बीजेपी करा रही है। स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, ये भी कह रहे हैं शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी। अब ये आपको बताऊं कि बिना बताए स्ट्रांग रूम की सील तोड़ दी गई, ये कहा गया। अब बीजेपी कह रही है कि टीएमसी लोगों में एक झूठ फैला रही है। ममता क्या कह रही है? ममता कह रही है स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ हो रही है। अब बीजेपी कह रही है कि हार की बौखलाहट में गलत बयान ममता बनर्जी दे रही है। ममता का कहना है कि लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि ममता तो राजनीतिक ड्रामा करने में माहिर रही हैं, यही वो हमेशा करती हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए हम देर रात धरने पर आए हैं। लेकिन बीजेपी का कह रहा है कि टीएमसी सिर्फ माहौल बनाती है और कुछ नहीं करती। ममता कहती है हमारे विरोध पर बीजेपी क्यों भड़क रही है, और बीजेपी कह रही है
कि इन बातों का जनता में कोई असर नहीं होने वाला, अगर आपको लग रहा है कि ये सब करके आप जनता को बरगला सकते हैं। अब ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाती है और कहती है कि ये बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। वहीं बीजेपी कहती है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने की कोशिश मत करिए। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के कल रात के धरने पर किस तरह भड़के हुए हैं, जरा सुनिए। एक तो देखिए, प्रत्याशी के नाते जाना कोई ऑब्जेक्शनेबल काम नहीं है, जो ड्रामा कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्या काम है 4 घंटा तक वहाँ जाकर घर में जैसे कपड़ा पहनता है उस करके, क्या ये सब क्या ड्रामाबाजी नहीं? वहाँ ईवीएम टेम्पर हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, क्या है उनका? ये ठीक नहीं है। वो तो सुनने वाला नहीं है, हारने वाला है। करने दीजिए, 2-3 दिन और करेगा। बंगाल में चेंज हो रहा है, सबको पता चल गया। अब इससे पहले टीएमसी ने एक वीडियो सर्कुलेट किया था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो मेरे इस बगल में चल रहा है, ये वीडियो कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम का है। अब इसी वीडियो को जारी कर टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा और लोगों से कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, देखिए कैसे स्ट्रांग रूम में लोग पहुंच गए हैं। अब इसी के बाद पूरा सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर दी। बाद में चुनाव आयोग भी सामने आ गया, क्योंकि आरोप सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे थे। टीएमसी के चुनाव धांधली वाले आरोपों पर कैसे जवाब दिया है वो भी आपको दिखा देते हैं। ईवीएम और स्ट्रांग रूम से छेड़छाड़ के आरोप बेबुनियाद है, ये चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग का कहना था कि काउंटिंग सेंटर्स में गड़बड़ी की गुंजाइश है ही नहीं। टीएमसी के वीडियो में दिख रहे लोग चुनाव कर्मचारी है, न कि बीजेपी के एजेंट या किसी दल के एजेंट। नियमों के तहत पोस्टल बैलेट्स अलग अलग कर रहे थे और खुदीराम सेंटर में 7 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम आते हैं। स्ट्रांग रूम में रखे पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम अलग किए जाने थे, उसी की प्रक्रिया थी और उसके लिए 30 अप्रैल को शाम 4 बजे का वक्त तय हुआ था। जब भी ऐसा होता है, इसके लिए पर्यवेक्षकों और रिटर्निंग ऑफिसर्स को बताया जाता है। इस बार भी बताया गया था और उन्होंने वो चिट्ठी भी दिखाई जिसमें ये जानकारी राजनीतिक दलों को दी गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कैंडिडेट्स एजेंट्स को खबर दी और कुछ उम्मीदवार वहां पहुंच गए। अब स्ट्रांग रूम की सील चेक की गई, तय समय पर पोस्टल बैलेट्स को अलग किया गया ईवीएम से। यह काम स्ट्रांग रूम के गलियारे में हो रहा था और यह सब कुछ वहीं से बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया जा रहा था, बाहर दिखाया जा रहा था। वहीं से टीएमसी ने यह वीडियो बनाया है। सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने का आरोप भी गलत है, यह भी चुनाव आयोग ने कहा। उन्होंने कहा कि ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम्स की लाइव फीड उपलब्ध रहती है। जो लाइव फीड है यानी कि 24 घंटे की ये फीड उपलब्ध रहती है, इसमें कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती है और वो आप सामने देख सकते हैं। अब हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती कोलकाता में मौजूद हैं और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से इन स्ट्रांग रूम्स यानी जहां ईवीएम्स रखी होती हैं वहां पहरेदारी और बढ़ा दी गई है पहले से। जरा देखिए। मैं भवानीपुर में खड़ा हूं अभी और यहाँ पर जो है एक काउंटिंग सेंटर है, इसका नाम है सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों का जमावड़ा है। यहाँ पर मीडिया के लोग हैं और मीडिया को यहाँ से थोड़ी दूर कर दिया गया है, ये कहते हुए कि आप 100 मीटर 200 मीटर दूर रहें। लेकिन आप देख सकते हैं सुरक्षा के पूरे जो हैं वो इंतज़ाम है। यहाँ पर पूरे चप्पे चप्पे पे सुरक्षाकर्मी है। यहाँ पर पीछे देखिए, ये विजुअल देखिए, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं और वो पूरे चप्पे चप्पे पे निगाह लगाए हुए हैं। कल की घटना के बाद अब ईवीएम की सुरक्षा काफ़ी कड़ी है। हालांकि काउंटिंग सेंटर के अंदर किसी को अनुमति नहीं है जाने की, लेकिन फोर्सेज जो हैं यहाँ पर हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पर। और जो एक बैटल ऑफ भवानीपुर की जो बात हो रही है उसके लिए सभी ने काफ़ी जोर लगा रखा है, दोनों उम्मीदवारों ने काफ़ी जोर लगा रखा है। और अब जो है चूंकि चुनाव जो है ईवीएम में बंद हो चुका है तो सबको अब उसकी फिक्र है कि वहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो। तो आपने देखा कैसे बाबा बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रांग रूम्स के आगे बढ़ा दी गई है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देती हूँ। पश्चिम बंगाल में 15 बूथ्स पर रीपोलिंग की खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। पश्चिम बंगाल में 15 बूथ्स पर फिर से मतदान होगा
और कल 15 बूथ्स पर यह मतदान होगा, वोटिंग होगी। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ्स पर फिर से मतदान है। डायमंड हार्बर के 4 बूथ्स पर फिर से वोटिंग होगी। तो ये 15 बूथ्स ऐसे हैं। और आपको बता दें, फाल्टा जहां अजय पाल शर्मा वर्सेस जहांगीर खान की आपने खबर देखी, उस पर अभी विचार कर रहा है चुनाव आयोग कि वहां पर फिर से पोलिंग होनी है कि नहीं। अब जिस स्ट्रांग रूम को लेकर इतनी खबर आ रही है कि ये स्ट्रांग रूम यानी जहां इलेक्शन कमीशन ईवीएम्स को रखवाता है, उनमें क्या धांधली की जा सकती है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स रखी जाती है। अब स्ट्रांग रूम्स के लिए एक अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी की जाती है। दरवाजे में डबल लॉक्स लगाए जाते हैं। खास अफसरों को ही यहां एंट्री मिलती है। रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर्स को ही यहां पर अफसरों को एंट्री होती है। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर स्ट्रांग रूम में जा सकते हैं और स्ट्रांग रूम की हर एंट्री रिकॉर्ड होती है। यह भी आपको बताऊं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक लाइव फीड सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। अब यहां यह भी आपको बताऊं कि जब भी इन स्ट्रांग रूम्स की सील लगानी होती है या खोलनी होती है, उस समय उम्मीदवार यहां रह सकते हैं, उन्हें पहले से बताया जाता है। सीलिंग डीसीलिंग के समय पोलिंग एजेंट्स भी रह सकते हैं। उम्मीदवार, उनके एजेंट्स बाहर कैंप भी लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे रहे, आप 24 घंटे बैठ सकते हैं, आपको कोई नहीं हटाएगा, आपके एजेंट बैठ सकते हैं, यानी वो हर मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं। अब आपको यह भी बताऊं कि स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर किस तरह का एक पूरा घेरा होता है, जरा वो भी आपको बता देती हूं। ईवीएम की 3 टियर सिक्योरिटी होती है जहां पर ईवीएम्स रहती हैं। स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर सीएपीएफ का पहरा रहता है और सीएपीएफ के साथ साथ यहां सीआरपीएफ या आईटीबीपी के जवानों की भी तैनाती होती है। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि लोकल पुलिस या आम आदमी को यहां पर एंट्री उसकी अलाउड ही नहीं है, यहां वो जा ही नहीं सकते। ये पहला घेरा है सुरक्षा का। उसके बाद दूसरा घेरा आता है। अब दूसरा घेरा जो है उसमें राज्य पुलिस का हथियारबंद दस्ता तैनात रहता है। इसी के साथ साथ यहां पर 24 घंटे हथियार से लैस होकर पहरा दिया जाता है। आपको दूसरे घेरे के बारे में बता रही हूं। 24 घंटे हथियार से लैस लोग रहते हैं और ये भीतरी घेरे के बाहर बफर जोन जैसा बनाया जाता है। अब तीसरा घेरा क्या है? स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का सबसे बाहरी घेरा है और तीसरे घेरे में जिला पुलिस के जवान होते हैं। ये बाहर ट्रैफिक भीड़ को कंट्रोल भी करते हैं। तो ये तीसरा घेरा होता है। इतनी सुरक्षा में ईवीएम्स को कैद रखा जाता है क्योंकि इन्हीं पर निर्भर है अगली बनने वाली सरकार। लेकिन इस सब के बावजूद ईवीएम से छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। अब आपको एक बड़ी खबर भी बता देती हूं। बंगाल को लेकर अखिलेश यादव का एक बयान आया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर उन्होंने सवाल उठाए। अभी मैंने आपको दिखाया कैसे स्ट्रांग रूम्स के बाहर सुरक्षा तैनाती है, लेकिन यूपी में जो ट्रायल हुआ उसका बंगाल में इस्तेमाल किया गया, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। बावजूद इसके दीदी बंगाल में ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। तो अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार बनने का दावा किया और उन्होंने कहा कि यूपी में ट्रायल किया गया लेकिन बंगाल में इसका इस्तेमाल किया गया। सुनिए। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था, उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया है और पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सेंट्रल फोर्सेस का। पूरा का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं। दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। अब आपको यह भी बताऊं कि बंगाल में वोटिंग के बाद चुनावी हिंसा का खतरा हमेशा बना रहता है। तो चुनावी हिंसा के खतरे के चलते इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। नतीजों के बाद भी 70,000 जवान पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगे। 70,000 जवान सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों के होंगे। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बलों की खास नजर रहेगी। ज्यादा चुनावी हिंसा वाले इलाकों में ज्यादा तैनाती होगी। सियासी विरोधियों पर हमला हुआ तो कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। 2021 में चुनाव के बाद वहां पर हिंसा हुई थी और 1934 वारदातें हुई थी, जिसमें हत्या, यौन उत्पीड़न, आगजनी की वारदातें शामिल थी। हत्या के 29 और यौन उत्पीड़न के 12 मामले सामने आए थे। आगजनी तोड़फोड़ के 940 मामले सामने आए थे और 562 मामलों में विरोधियों को धमकियां दी गई थी। तो 60% शिकायतों में एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी।
अब 9,304 लोगों पर यह आरोप लगे, सिर्फ 1,345 गिरफ्तार हुए। एनएचआरसी को रिपोर्ट में बंगाल पुलिस ने ये सारी डिटेल्स मानी थी और बताई थी। तो इसी के लिए 70,000 जवान काउंटिंग के बाद भी पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगे। और आपको ये बताऊं कि बंगाल में एग्जिट पोल हो रहे हैं, काउंटिंग का दिन करीब आ रहा है, लेकिन टेंशन बांग्लादेश में बढ़ रही है। बांग्लादेश में किस तरह की चर्चाएं पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही है वो आपको बताती हूं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार ना आ जाए, इसे लेकर टेंशन बनी हुई। बांग्लादेश में पोल की गूंज बांग्लादेश तक सुनाई दी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बांग्लादेश की संसद में कैसे इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई तो क्या होगा। अब ये पूरी खबर क्या है ये समझिए। पोल की गूंज बांग्लादेश तक सुनाई दे रही है, एग्जिट पोल की। बीजेपी सरकार बनने की संभावना से बांग्लादेश में घबराहट नजर आ रही है। बांग्लादेश की एनसीपी के सांसद अख्तर हुसैन का बयान सामने आया संसद के अंदर। वो कह रहे हैं कि बीजेपी आने से शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ जाएगा। उन्हें डर लग रहा है कि घुसपैठियों को वापस भेजेंगे, कैसे होगा। हुसैन का दावा है ढाका के सामने बड़ी मुश्किल आने वाली है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद में एनसीपी सांसद अख्तर हुसैन बोले कि एग्जिट पोल की वजह से बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी सरकार बनी तो घुसपैठियों को बांग्लादेश में धकेल दिया जाएगा और सरकार बनते ही अवैध बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा। तो ये टेंशन बांग्लादेश में बढ़ गई है कि घुसपैठिए वापस भेजे जाएंगे तो यहां हम क्या करेंगे। अब बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन कैसे संसद में खड़े होकर यह बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। जरा सुनिए। हम एक ऐसी क्षेत्रीय स्थिति और दुनिया के एक ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां हम कई वास्तविकताओं से घिरे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश में शरणार्थियों की बाढ़ लाने की साजिश चल रही है। विभिन्न स्थानों से रोहिंग्या पहले ही यहां आ चुके हैं। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पड़ोसी देशों से मुसलमानों को निकलकर हमारे देश में शरणार्थियों के रूप में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए हम बांग्लादेश के लोगों को एकजुट रहना होगा। तो बांग्लादेश के सांसद कह रहे हैं कि मुसीबत आने वाली है, लेकिन क्या ऐसा वाकई में होगा? समझिए एनडीटीवी के कंसल्टिंग एडिटर जयंतो घोषाल से, वो क्या बता रहे हैं। ये जो घुसपैठी का इशू को आइडियोलॉजिकली तो असम में भी है, इतना इनको जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट सरकार नहीं करेगा जहां इमीडिएट बांग्लादेश के साथ संपर्क में कोई समस्या हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको एक चुनाव के समय जो रेटोरिक्स है इसके तरफ पर माना जाना चाहिए। और अब आपको बताती हूं कि कैसे जबलपुर ने कल एक मौत का क्रूज देखा। आपको दिखाती हूं कैसे कितने परिवार इस क्रूज के चलते उजड़ गए। बहुत लापरवाही है, बहुत। सिर्फ कमाई का जरिया बना के रखे हैं। जबलपुर में कल जो हादसे की खबर आई, आज एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों को झकझोर दिया, क्योंकि उस क्रूज में, उस मौत के क्रूज से पहले कैसे लोग उस क्रूज में आनंद ले रहे थे, उस क्रूज का मजा ले रहे थे, वो तस्वीरें सामने आ गई। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, हादसे से पहले का ये वीडियो है। सारे परिवार बैठे हैं, क्रूज का मजा ले रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं क्रूज पर। इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी। और थोड़ी देर बाद ये क्रूज कैसे हादसे का शिकार हो गया।
छोटे छोटे बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं, क्रूज का लुत्फ उठा रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक है क्योंकि इसके ठीक बाद ये क्रूज कैसे हादसे का शिकार हुआ वो आप देखेंगे। ये तस्वीरें देखिए, जब ये लोग अंदर क्रूज का मजा ले रहे थे उसके थोड़ी देर बाद ही ये वीडियो भी आया है जिसमें चीजें हिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अचानक से वहां लोग इस बात का एहसास करने लगते हैं कि शायद पानी अंदर आ रहा है। लहरें तेज होने लगी और लोग लहरें तेज होने की वजह से देखिए कैसे वहां सामान हिल रहा था और एक बच्चा ये भी कह रहा है कि पानी अंदर आ रहा है। और इसके बाद वो तस्वीर आई जो कल पूरे देश ने देखी, कैसे ये क्रूज जबलपुर में अचानक पानी में समाने लगा। ये क्रूज जिसमें कई परिवार यहाँ घूमने आए थे, पर्यटन का लुत्फ उठाने आए थे और जबलपुर में इस क्रूज के लिए बहुत से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन अचानक कैसे ये क्रूज पानी में समा गया। ये तस्वीरें देखिए, ये कल मैंने आपको दिखाई थी क्योंकि उस समय हमारे शो पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, उस समय ये खबर आनी शुरू हुई थी। नहीं पता था कि ये कितना भयावह हादसा हो जाएगा। जबलपुर में ये क्रूज देखिए कैसे पानी में समा गया। जिस क्रूज पर ये सब परिवार सवार थे, आप देखिए, आपको उस कश्ती में कोई नजर नहीं आएगा क्योंकि ये रेस्क्यू करने के लिए गए और वो पूरी की पूरी बोट पानी में समा गई। तो जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने से यह बड़ा हादसा हुआ। अचानक आई तेज आंधी क्रूज डूबने की वजह बनी। हादसे के वक्त क्रूज पर करीब 30 लोग सवार थे। प्रशासन के मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूरी पर हुआ। सीएम मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक तस्वीर ऐसी थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में एक मां बेटे की तस्वीर सामने आई। मां बेटा जो कि एक दूसरे से लिपटे हुए थे, लिपटे हुए मां बेटे की तस्वीर सामने आई। यानी कि मौत के उन आखिरी पलों में भी मां ने बेटे को नहीं छोड़ा, बेटा मां से चिपका रहा। और उसके बाद देखिए कैसे परिवार का रो रो का बुरा हाल था जब इन दोनों के ही शवों को बाहर निकाला गया। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी मां बेटे की तस्वीर है जो क्रूज का मजा ले रहे थे। देखिए, बेटा बाहर क्रूज में खड़ा होकर पानी की तरफ देख रहा है, मां बगल में बैठी है। ये तस्वीरें जब हमने वापस उस वीडियो को देखा जिसमें सारे क्रूज के लोग सवार थे, तो उन मां बेटे की तस्वीर भी सामने आई जो अंतिम पलों में, मौत के अंतिम पलों में एक दूसरे को जकड़े हुए पाए गए। क्रूज था वो ऐसे पलट गया था तो मैं और भाई बाहर नहीं निकल पाए। मां बेटे की इस तस्वीर ने सबको झकझोर दिया। जिस तरह प्यार से मां से चिपकता था लाडला, उसी तरह से मौत के पलों में भी मां से चिपका रहा। कुछ समय पहले तक ये क्रूज में मां के साथ खेल कूद रहा था, अपनी मां के सामने शोर मचा रहा था। लेकिन बच्चे की जिंदगी जब उभरती लहरों ने लेनी चाहिए तो मौत और जिंदगी के बीच मां आ गई। मां ने बच्चे को खुद के सीने से जकड़ लिया। मां ने डूबते हुए भी अपनी ममता का हाथ ढीले नहीं होने दिया। बच्चे को बचाते बचाते मां और बेटा दोनों साथ चले गए। आज जब रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव बाहर निकाले तो मंजर देख पत्थर दिल भी रो पड़े। बच्चा अब भी अपनी मां की गोद में वैसे ही लिपटा था जैसे वो घर में चैन की नींद सोता था।
उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे, तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। दिल्ली से आया ये परिवार अपनी खुशियों को समेटने क्रूज पर सवार हुआ था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और बेटी थी। हादसे के दौरान पिता और बेटी किसी तरह क्रूज से बाहर निकल आए, लेकिन मां और 4 साल के बेटे ने हादसे में अपनी जान गंवा दी। जो क्रूज था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज की विंडो थी नीचे की साइड की वो टूट गई थी। तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे, और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए। मौत ने माँ बेटे को छू तो लिया, पर उस बंधन को नहीं तोड़ पाए जो एक माँ और उसके बच्चे के बीच था। अब भले ही प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन क्या कोई जांच उस मासूम की मुस्कान और माँ की ममता को लौटा पाएगी? क्या इस हादसे के पीछे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, जिनकी लापरवाही ने न सिर्फ एक माँ और उसके जिगर के टुकड़े को अलग कर दिया, पर न जाने कितने और परिवार हमेशा के लिए यूं वीरान छोड़ दिए। और इस हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने क्या जानकारी दी और कैसे इस पर सियासत हो रही है, सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, सुनिए जरा। हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूंकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे। बरगी में किसके आदेश से क्रूज ये चालू है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मौसम विभाग ने मना किया था कि आप इसमें ये क्रूज पर मत ले जाइए, अलर्ट दिया था, उसके बावजूद भी गए। लाइफ जैकेट भी इन्होंने नहीं पहन रखे थे। ये गंभीर घटना है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच होके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये सरकार का ध्यान, इसके मंत्रियों का ध्यान सिर्फ लूटने में लगा है। अभी क्रूज पर जिस तरीके की मौतें हुई जबलपुर बरगी डैम में, आखिर क्या लॉजिक था कि क्या लापरवाही हुई और कौन इसका जिम्मेवार है? किसने जो लाइफ सेफ्टी के सारे संसाधन थे उनकी अवहेलना हुई है क्या? इस बात के लिए जिम्मेवारी किसकी थी? आपको बताते हैं जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है। अब पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का अलर्ट भी था। अलर्ट के बाद भी क्रूज को बरगी डैम में उतार दिया गया। पर्यटकों से भरे क्रूज को डैम में चलने दिया गया। जब क्रूज नदी में था तभी तेज हवाएं चल रही थी। सोचिए, तेज हवाएं भी थी और ये अलर्ट पहले से भी था। तेज हवाओं के बाद भी क्रूज का संचालन जारी रहा, या ना ये नहीं कि उसे रोक दिया जाए। अलर्ट के बावजूद क्रूज चलाने की अनुमति कैसे दे दी गई, सबसे बड़ा सवाल यही है। और जो लोग उस क्रूज पर सवार थे, अब वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। 6 बजे के लगभग इन लोग क्रूज लौट रहा था। उसी समय बहुत तेज आंधी आई और क्रूज में पानी भरने लगा। किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना के रखा गया था। बाद में जब पानी भरने लगा तब जल्दी दिए तो छीना झपटी मचने लगी और क्रूज पलट गया। लापरवाही है, बहुत लापरवाही है, बहुत। सिर्फ कमाई का जरिया बना के रखे हैं। नीचे पानी भर रहा था बोट के नीचे और उनने एकदम से तेज भगाया कि किनारे लगाने के लिए, तो हवा तेज थी तो उसके कारण पलट गई एकदम से और सब नीचे। जिसको मिला जैकेट मिली, मेरे जीजा और दीदी और 3 बच्चे मेरे पूरे, उनने जो मेरे को बताया वो मैं आपको। उधर के गांव वाले भी कह रहे थे क्रूज वाले अंकल को कि आप साइड में लगा लो, अभी मौसम ठीक नहीं है, बट वो मान नहीं रहे थे किसी की बात। वो बीच में ले गए, एकदम बिल्कुल डैम के साइड में, उधर बीच में ही ले गए बिल्कुल, और एकदम से तेज हवा चलने लग गई और बहुत तेज पानी आने लग गया और पूरा पानी भर के पलट गई क्रूज। जब अब इस तरह से बच्चों को सुनते हैं तो कई बार उसके आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन इस तरह के हादसे वाकई बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं। बहरहाल सवाल एक महंगाई को लेकर भी खड़ा हो गया है। महंगाई का सिलेंडर फटा है क्या आज? क्योंकि आज 1 मई है और ऐसा लग रहा है और महंगाई आ गई। ये क्यों कह रही हूं मैं आज, ये भी आपको बताती हूं।
993 रुपए महंगा हुआ है कमर्शियल सिलेंडर। और आज 1 मई से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। अब आज से जैसे ही सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो ऐसा लग रहा है सिलेंडर फट गया है, महंगाई का बम फट गया है, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर भी पड़ेगा। और इसीलिए इसको लेकर कैसे देश भर में चर्चाएं हो रही। अब कीमतों में भारी उछाल इससे आएगा, जिससे होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों की टेंशन भी बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती एनर्जी प्राइस और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर है अब सीधे भारत में गैस के दामों पर यह दिखने लगा है। हालांकि घर की रसोई संभालने वालों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू गैस का सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं, ये दाम अभी भी स्थिर बने हुए हैं। आपको बताती हूं कि खबर क्या है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर अब महंगे हो गए। आज से 1 मई से ये कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगे हुए। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 3071 रुपए हो गई। 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 261 रुपए बढ़ गई। अब 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 600 रुपए हो गया है। अब आप सोचिए कि जिस तरह से ये कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उससे क्या लोगों को अपने घर के सिलेंडर का भी दाम बढ़ने का डर सता रहा है? जरा सुनिए। पहली बार 1000 रुपये ज्यादा किया, अभी 15 दिन छोड़ के और ज्यादा होता है करके बोल रहे, 500 रुपये और ज्यादा होता है करके। ऐसा हो गया तो हम कैसा चलना है, होटल कैसा चलना है हम लोग। 1000 रुपये नहीं बढ़े, ये व्यापारी की कमर तोड़ने वाली बात होगी। व्यापारी क्या करेगा? रेट बढ़ाएगा तो धंधा कम होगा, धंधा कम होगा तो उसके स्टाफ पे फर्क पड़ेगा। बाकी सब चीज़ों, अब जैसे डीजल है, पेट्रोल है, उसके रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन अभी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। लेकिन 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है, इसका इफेक्ट बहुत लंबा दिखने को मिलेगा। अभी एक दिन में ये 1000 रुपये बढ़ गया सीधा, ये सारा इफेक्ट किरायों पे भी पड़ेगा। इसका रेट हम एकदम से बढ़ा नहीं सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करें, मजबूरी है, लाना तो पड़ेगा ही हमें। काफ़ी प्राइस बढ़ा सर, मतलब 5-6 हज़ार का प्राइस बढ़ गए हैं गैस के, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा हमें। काफ़ी पर हमने रेट में कोई चेंज नहीं किया, अभी नहीं किया चेंज। नहीं हमने रेट, अगर ये ऐसा ही। अब ये कमर्शियल सिलेंडर के दाम कब कब कैसे बढ़े हैं, जरा इस पर एक नजर डाल लीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कह रही हूं कि ये महंगाई बहुत बुरी है। देखिए, 1 मार्च को तकरीबन 28 रुपए ये सिलेंडर के दाम बढ़े। उसके बाद 7 मार्च को 114 रुपए। अब ये वही समय है जब युद्ध भी छिड़ा, तो इसकी वजह का इसका भी सीधा असर पड़ा। 1 अप्रैल को 195 रुपए से 200 रुपए का दाम बढ़े। उसके बाद 1 मई को रिकॉर्ड 993 रुपए का दाम यानी आज बढ़ा है। तो तकरीबन 1000 रुपए का इजाफा इस सिलेंडर के दाम में हो गया, जिसका सीधा मतलब यह है 19 किलो का ये सिलेंडर भारी महंगाई बढ़ाने वाला है। जरा देखिए एक रिपोर्ट। ईरान में जब जंग की आग लगी थी तो उसकी आंच हिंदुस्तान तक नहीं पहुंची थी। अब जब सीज फायर चल रहा है तो वो आग हर हिंदुस्तानी की जेब तक पहुंचने वाली है, क्योंकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब महंगा हो गया है। रेस्टोरेंट, ढाबे, छोटे उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत 993 रुपए बढ़ गई है, जिसको लेकर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरा है। लिखा है कि यह चुनावी बिल है। दावा किया है कि फरवरी से अब तक दामों में 1380 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, मतलब सिर्फ 3 महीने में ही 81% का इजाफा। राहुल गांधी के मुताबिक पहला बार गैस पर हुआ है और अब अगला बार डीजल पेट्रोल पर होगा। महंगाई की मिसाइल के तौर पे, महंगाई मैन के तौर पे देश याद करेगा श्री नरेंद्र मोदी को। इनकी महंगाई की रफ्तार तो सारे मिसाइलों के ऊपर जा रही है। मैं कहना चाहता हूं आज लगभग 1000 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा और 1 मई को ये महंगाई बम फटा है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं आने वाले समय में इसका असर थोड़ा आपकी जेब पर कम हो। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार रात 8 बजे।